हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट से। अभी तक हमारी बचत और विनियोग का टॉपिक है वो चल रहा था। आज मैंने अपना टॉपिक है वो चेंज कर दिया है। आपके सिलेबस में एक छोटा सा ही टॉपिक दे रखा है, सिलाई मशीन की जानकारी। और सिलाई मशीन की जानकारी के अंदर आपका टॉपिक है कि सिलाई मशीन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और सिलाई मशीन की देखभाल है वो कैसे हम कर सकते हैं। तो ये ही टॉपिक लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो ये टॉपिक अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा है वो मिल सके। और इसी की जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो सिलाई मशीन का ये मैंने आज चित्र बना रखा है और इस सिलाई मशीन में मैंने ये सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको शो कर रखी है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है और किस उद्देश्य से इनको ये पार्ट है इसके अंदर बनाए गए हैं। हमेशा से 12th के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स था आपका 2 नंबर का कि ये इसमें से एक पार्ट का नाम दिया जाता था कि इस पार्ट के बारे में बताएं कि ये पार्ट क्या काम आता है मशीन में। तो आप 10 साल के पेपर आप जब उठा के देखोगे तो 10 साल में आपको इनमें से सारे पार्ट हैं वो एक एक करके क्वेश्चन में आया जा चुका था। तो इसी प्रोसेस के अंदर मैं आपको ये सिलाई मशीन की जानकारी है वो सारी मैं आप लोगों को इसमें बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सिलाई मशीन के बारे में ये पता होना चाहिए कि सिलाई मशीन है उसका आविष्कार है वो कब हुआ था और हमारे भारत में इसका आविष्कार है वो कब हुआ था। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार है वो 1790 के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। फिर एक फ्रांस के एक दर्जी ने 1830 में एक मशीन का निर्माण किया था। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और भारत में जो उषा मशीन का कारखाना है वो 1935 में बना था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है कि भारत में उषा मशीन का कारखाना, क्योंकि सबसे पहली मशीन है वो भारत के अंदर उषा मशीन ही आई थी। तो उषा मशीन का आविष्कार है वो 1935 में हुआ था। एक सिंगर नामक व्यक्ति ने सिंगर मशीन का आविष्कार किया था वो 1900 नहीं 1891 में किया था। सिंगर नामक व्यक्ति ने 1891 के अंतर्गत उषा सिंगर नामक मशीन का ही आविष्कार किया था। उषा मशीन का किया था 1935 में। तो आपको ये 4 सन है ध्यान में रहना चाहिए कि सिलाई मशीन का स्टार्टिंग में है वो 1790 से स्टार्ट हुई थी। 1830 में एक अंग्रेज दर्जी ने सिलाई मशीन का आविष्कार कर दिया था। फिर सिंगर नामक व्यक्ति ने सिंगर मशीन का आविष्कार किया था 1891 में। और भारत में 1935 में उषा मशीन का कारखाना है वो भारत के अंदर स्थापित हो चुका था। उसी के बाद ही, क्योंकि सबको पता है कि पहले क्या थे, लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, पेड़ की छाल और फूल पत्तियों को ही वो वस्त्रों के रूप में धारण किया करते थे। इसीलिए धीरे धीरे कपड़ों का आविष्कार हुआ था। फिर जानवरों की खाल के कपड़े पहनने शुरू हुए थे। उसके बाद धागे का आविष्कार हुआ था, रेशा, जिसका हम आगे की प्रोसेस चलाएंगे कि रेशा क्या होता है। और उसी के बाद ये सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था। सबसे पहले कॉटन कपड़ा ही आया था हमारे भारत देश के अंदर और कॉटन को ही स्टार्ट किया गया था। तो आपको ये एक सिलाई मशीन दिखाई दे रही है। इस सिलाई मशीन में मैंने सारे पार्ट हैं इसके अंदर शो किए हैं। आपको सबसे पहले एक जो मशीन दिखाई देती है आपको इजी बताती हूँ ताकि आपको ध्यान लगे। सिलाई मशीन के ऊपर ये 2 डंडे से लगे हुए होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पूल पिन के नाम से जानते हैं। स्पूल पिन क्या कहते हैं, स्पूल पिन। इसके अंदर जो हमारी धागे की गट्टी होती है उस गट्टी को इसके अंदर टांगने का कार्य किया जाता है। तो हमारा सबसे ये किसी मशीन के अंदर एक भी हो सकती है, नॉर्मली आपको 2 है ये सिलाई मशीन की बॉडी के ऊपर लगी हुई दिखाई देगी। और किसी मशीन के ऊपर एक आपको यहाँ पे भी ये स्पूल पिन है वो लगी हुई दिखाई देती है। तो इसके अंदर भी आप धागे की गट्टी है वो उसको लगा सकते हो। तो इसका कार्य क्या है स्पूल पिन का, कि मशीन के अंदर धागे की गट्टी को
रखने के लिए या टांगने के लिए जो मशीन का उपकरण होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्पूल पिन के नाम से जानते हैं। ये आपको इसका जो पहिया है, घुमाने वाला पहिया मशीन का दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील बोलते हैं, जिसके माध्यम से मशीन को चालू किया जाता है और इससे कपड़े की सिलाई करने का कार्य है वो किया जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, फ्लाई व्हील आ जाता है। स्पूल पिन हो गया हमारा, फ्लाई व्हील हो गया। एक आपने बुल्ट जो मशीन की बॉडी में सामने यहाँ पे लगा हुआ देखा होगा, जिसके अंदर हमारी धागे बढ़ने की जो बोबिन होती है, इस तरीके की बोबिन होती है जिसके अंदर हम धागा भरते हैं। तो ये बोबिन क्या किया जाता है, यहाँ पे टांग दी जाती है और इसमें टांगने के बाद हम इस चक्के को घुमाते हैं। तो इस बोबिन बाइंडर बोला जाता है इसको, जिसके अंदर बोबिन के अंदर धागा भरने का कार्य किया जाता है। तो ये बोबिन हम यहाँ पे टांगेंगे और फिर फ्लाई व्हील को घुमाएंगे। तो ये बोबिन बाइंडर के माध्यम से हमें हाथ से धागा नहीं भरना पड़ता, बोबिन बाइंडर के माध्यम से सिलाई मशीन के अंदर धागा है वो इस बोबिन बाइंडर के माध्यम से धागा भरा जा सकता है। तो प्रश्न आपका यही आता है कि बोबिन बाइंडर क्या कार्य करता है, या धागे भरने का कार्य कौन से उपकरण के माध्यम से किया जाता है। तो बोबिन बाइंडर का कार्य क्या है, धागा भरना है इस बोबिन के अंतर्गत। बोबिन का मैंने यहाँ पे चित्र इसके अंदर फिट होती है ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अपन दिखा नहीं सकते हैं। तो ये तो हमारी क्या होती है, बोबिन होती है, और बोबिन के बाहर एक इतनी बड़ी चक्री सी होती है जिसके अंदर ये बोबिन इसके बीचों बीच में फिट कर दी जाती है, और फिट करने के बाद यहाँ पे कट होता है जिसके माध्यम से हम धागा इसके अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये अंदर फिक्स होती है, ये तो हमारी होती है बोबिन, और जो इसका बाहर का कवर होता है जो पूरी की पूरी इतनी बड़ी होती है ये, और इसमें एक धागा निकालने का जगह होता है, एक इस तरीके से बिंदु सा होता है जो इस स्लाइड प्लेट को हटा के हम इसको इसके नीचे स्वीप के नीचे वाले स्थान के अंदर इसको फिक्स कर देते हैं। तो इसको तो कहेंगे, अंदर वाली को तो कहेंगे बोबिन, और इसको कहेंगे हम बोबिन केस। तो दोनों को एक साथ मिलाकर ही क्या किया जाता है, यहाँ पर इसको अंदर फिक्स किया जाता है धागा भरकर, और एक रील हमारी ऊपर लगती है तो इन धागों के अंदर यहाँ पे सुई के अंदर वो धागा चढ़ाया जाता है, उसी के माध्यम से हमारी सिलाई करने का कार्य है वो शुरू होता है। तो एक तो हमारी हो गई बोबिन, और एक बोबिन जिसके अंदर ये फिक्स होती है ये हमारी हो जाती है बोबिन केस, जिसके अंदर वो डिब्बी फिक्स होती है। एक हमारा होता है, ये सिलाई मशीन में आपको बॉडी के सामने लगा हुआ एक निशान मिलेगा जो एक लंबी पतली पट्टी के अकॉर्डिंग होता है, बीच में एक पेच होता है। इस पेच को हम कस कर यहाँ पे 1 से लेके 5 नंबर तक ऊपर, 1 से लेके 5 नंबर तक नीचे अंकित रहता है। इसको हम बोलते हैं टाका नियामक, यानी टाके को निर्धारित करना, बारीक का मोटा। जो हमारा बखिया आता है उस बखिए की साइज आपको किस अकॉर्डिंग लेनी है, ये आपको ये टाका नियामक है, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। सबसे ऊपर हम ले जाते हैं तो ये टाका है हमारा मोटा हो जाता है, और इसको नीचे 1-2 नंबर के बीच में रखते हैं तो टाका हमारा क्या आता है, इस तरीके से बारीक बारीक पास पास में दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाका नियामक। अब यहाँ पे हमारी मशीन के ये जो पूरे आगे का जो इतना बड़ा ये पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुखपट बोलते हैं, जो बॉडी के आगे का हिस्सा होता है, और इसी के अंदर ये कई पार्ट्स हैं वो लगे हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये बॉडी के पार्ट का आगे का भाग हमारा क्या कहलाता है, मुखपट, जो ब्लैक कलर का लगा हुआ होता है। इसी बॉडी के पार्ट के ऊपर आपको एक इस तरीके की बाहर निकली हुई डंडी सी दिखाई देती है, और इसके बीच एक गोल चक्कर सा होता है जिसके अंदर छेद होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रील से धागा यहाँ से सरका के लेके आते हैं, और इस थ्रेड डिवाइस और डिस्कस के अंतर्गत ये दो इस तरीके की पत्तियाँ होती है,
और इन पत्तियों को पास पास में एक बुल्ट के माध्यम से ये मशीन के ऊपर लगी हुई होती है, और जो हम ऊपर से धागा लाते हैं वो इन दोनों पत्तियों के बीच में से इस तरीके से निकाल के और इस वाले में टेकअप लीवर के अंदर डालते हैं। तो पहले इस थ्रेड टेंशन डिवाइस के अंदर डाला जाता है और फिर क्या किया जाता है, इस टेकअप लीवर के अंदर ये डाला जाता है। ये टेकअप लीवर यानी धागा खींचने का कार्य करता है। ये पूरी बॉडी पर ऊपर से नीचे इतना लंबा घूमता जाता है, जिसके माध्यम से ये हमारी रील से धागा खींचने का कार्य करता है। और थ्रेड टेंशन डिवाइस है ये धागे के जो डिवाइस है ना, दो भागों में पत्तियाँ बटी हुई होती है, और इस बटी हुई पत्तियों के माध्यम से ही धागा है हमारा, इस डिवाइस के माध्यम से ही थ्रेड है, थ्रेड मतलब धागा, वो इसके अंदर से हमारा निकलता जाता है और फिर टेकअप लीवर में जाता है। टेकअप लीवर से फिर यहाँ नीचे हमारी सुई के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर एक बुल्ट होता है जिसके अंदर हमारी एक ये लंबी सी छड़ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दबाव पथ छड़ बोलते हैं। और उसी दबाव पथ छड़ के अंदर हमारी सुई लगी हुई होती है, और उस सुई को कसने का एक पेज होता है। अगर ये सुई हमारी टाइट नहीं लगेगी तो क्या होगी, सुई नीचे मशीन के अंदर टूटने का भी डर रहता है, और वो सुई टूट के नीचे गिर भी सकती है। तो वो इस सुई को कसने वाले स्क्रू को हम क्या बोलेंगे, क्लैंप्स स्क्रू, जो सुई को टाइट रखता है। और सुई जिस छड़ के अंदर लगी हुई होती है उसको दबाव पथ छड़ कहा जाता है। और ये यहाँ पर हमारा एक दबाव पथ होता है, जिसको हम फुटबार भी कह सकते हैं। इस तरीके की जो संरचना बनी हुई होती है, पैर भी कहा जाता है इसको, जिसके माध्यम से कपड़ा है जो मशीन के ऊपर हम कपड़ा सीखते हैं, उस कपड़े को दबाने का कार्य करता है। ये दबाव पथ इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है, जो कपड़ा दबाने का कार्य करता है। मशीन में सामने बॉडी के पास लगा हुआ होता है। पीछे एक हमारी इस तरीके की डंडी होती है। इस डंडी को हम ऊपर नीचे इस तरीके से उठाते हैं तो ये दबाव पथ ऊपर नीचे हो जाता है, और कपड़े को हम इसके नीचे फिक्स कर देते हैं। इसको बोलते हैं लिफ्टर, प्रेशर फुटबार लिफ्टर। जो कपड़े के ऊपर धागा लगा हुआ है, लिफ्टर का मतलब ऊपर नीचे करना ही होता है। तो प्रेशर फुटबार, फुट यानी ये पैर होता है, जो दबाव पथ जिसको हम कहते हैं, इस तरीके का, इस दबाव पथ को लिफ्ट यानी ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। कपड़ा दबाते हैं तो हम ऊपर करते हैं, कपड़े को यहाँ फिक्स करना होता है तो उसको नीचे छोड़ देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर फुटबार लिफ्टर इसको कहा जाता है। एक आपकी इस तरीके से डी के आकार की जो सुई वाला हिस्सा होता है, वहाँ स्टील की एक प्लेट लगी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं ये नीडल प्लेट। नीडल यानी सुई लगी हुई होती है, नीडल माने सुई, और सुई यहाँ पे जो हिस्सा होता है एक आधे डी के, जो डी की साइज़ का होता है, वो स्टील की एक प्लेट लगी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीडल प्लेट। और यहाँ पर जो दूसरी इस तरीके की एक चौकोर प्लेट और लगी हुई होती है, यहाँ जिसमें एक छेद होता है। इस छेद के अंदर हम ऐसे हाथ लगाकर इसको इधर खिसका लेते हैं, और फिर ये बॉबिन केस और बॉबिन बाइंडर है, ये हम इसके अंदर हाथ लगा के यहाँ से और इसको फिट करते हैं। तो इसको इसीलिए ये खिसकाने का कार्य करती है ना, खिसका के हम बॉबिन केस को अंदर फिक्स करते हैं, इसीलिए इसको स्लाइड प्लेट कहा है। स्लाइड माने सरकाना, तो स्लाइड प्लेट हो गई है। स्लाइड प्लेट को सरका के ही हम बॉबिन और बॉबिन केस को अंदर फिट कर देते हैं, जिसके अंदर से धागा हमारा, इसको घुमाने से सुई की सहायता से ये धागा नीचे से ऊपर निकल आता है, और फिर हम आसानी से इस सिलाई को करने का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 15 पार्ट हुए। सिलाई मशीन के पार्ट है जो पूरी बॉडी के ऊपर आपके यूज़ में आने वाले हैं। ये 15 पार्ट है। 15 पार्ट को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि ये पार्ट क्या क्या कार्य करता है और कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ होता है, ये जानकारी आपको पूरी होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ ही एक टॉपिक इसी में दे रखा है कि मशीन की देखभाल आपको कैसे करनी है। तो ये आपको सभी पता है
जब तक हम सिलाई करते हैं तब तक ये कार्य सुचारू रूप से करती रहती है। फिर हमें इस मशीन को रखना होता है। तो हमें कैसे स्थान पे रखना है जहाँ सिलन नहीं हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, लोहे की बॉडी की बनी हुई है। अगर इसमें पानी वाले स्थान पे रख देते हैं, सिलन वाले स्थान पे रख देते हैं, तो इनके सारे पार्टों में जंग लग जाता है और फिर मशीन को चलाना मुश्किल कार्य हो जाता है। इसीलिए मशीन को रखने से पहले आपको इसके अंदर जितने इसके अंदर होल बने हुए होते हैं, उन सारे छिद्रों के अंदर आपको मशीन का तेल है वो डाल के छोड़ना चाहिए। इसके ऊपर कपड़ा ढक के छोड़ना चाहिए। इसका स्थान है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जो ये हमारी प्लेट होती है, मिडिल प्लेट, स्लाइड प्लेट है और सुई वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से के नीचे एक कपड़ा हमें लगा के छोड़ना चाहिए और पूरी बॉडी को ढक के कवर के अंदर हमें रखना चाहिए, ताकि मशीन है जब भी हमें दोबारा कार्य करना पड़ेगा तो ये हमारी मशीन है बिल्कुल सुरक्षित मिले, भारी नहीं होगी आपकी और एकदम सेफ रहेगी और किसी भी प्रकार की धूल गंदगी है मशीन के अंदर, पार्टों के अंदर नहीं जाएगी। तो आपका ये सिलाई मशीन का पूरा टॉपिक है। मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा बता दिया है कि सिलाई मशीन क्या होती है और कब इसका आविष्कार हुआ था और इसके पार्ट हैं वो कितने हैं और इसकी देख रेख है वो हमें किस तरीके से करनी है। तो आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो है वो प्रोवाइड करवा सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ चुकी है और फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक है वो आपके लगे हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड में आपका बहुत सारा टॉपिक होता है, 5 बुक का मोस्टली सारा टॉपिक होता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे वीडियो है वो दे सकूँ। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।